ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सुनील जी के पास चलते हैं। सुनील जी, क्योंकि आप स्टाफिंग फर्म के पूरे इकोसिस्टम को समझते हैं, इसमें एक नेशनल लाइसेंसिंग की भी बात की जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि पूरी कंट्री के लिए एक सबसे बड़ा जो स्टाफिंग फर्म के लिए जो बिगेस्ट बेनिफिट होगा वो यही होगा, नेशनल लेबर लाइसेंस रिजीम से अलाइन करना, और इससे स्टाफिंग बहुत तेज़ होगा, फास्टर डिप्लॉयमेंट ऑफ सीजनल हो या अनसीजनल हो, हर तरह के एम्प्लॉयज़ को वो मिलेगा। इस पर थोड़ा सा बताएं कि क्या वाकई में अब तक स्टाफिंग को लेकर कोई क्या प्रॉब्लम आती थी, और अब इन नए कोड्स के बाद क्या वो थोड़ा सा उस मोर्चे पर राहत मिलेगी? देखिए, आज अगर अपन टोटल वर्कफोर्स देखते हैं तो वर्कफोर्स पे 83% अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है एंड ओनली 17% ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। अभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के काफी डिफरेंट वेराइटी ऑफ एम्प्लॉयज है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, गिग वर्कर्स है, काफी ऐसे है जहाँ पे उनको सोशल सिक्योरिटी नहीं है, और काफी जगहों पे वो लोग दे डोंट हैव एन ऑफर लेटर, उनको पे स्लिप नहीं मिलता है और कुछ भी नहीं मिलता है, तो वो लोग ये दायरे में नहीं आते हैं अभी। लेकिन उसकी वजह से स्टाफिंग या रिक्रूटमेंट, हमारा जो इंडस्ट्री है उसमें ओनली फॉर्मल एम्प्लॉयज को हम मैनेज करते हैं। तो एक बार ये लेबर कोड्स इंप्लीमेंट होने के बाद फॉर्मलाइजेशन तेजी पकड़ेगी। जिस हिसाब से हमारा इंडिया में अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और फाइनेंशियलाइजेशन का जो तेजी पकड़ा है, उसको अगर हमको रियलाइज करना है पूरा, तो ये फॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर वर्कफोर्स इज ऑल्सो बहुत जरूरी है। क्योंकि एक जरूरी बात यह है कि इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड की वजह से अपने पास कर्मचारी या यूथ टैलेंट बहुत ज्यादा है। हमारे पास नौकरियों की कमी नहीं है। एक्चुअली देखा गया तो नौकरी सही तरह से सही लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा। अच्छा, अभी क्या होता था, अभी कोई वर्क ऑर्डर लाइसेंसिंग प्रक्रिया होती है जो कि शायद आपको हर साल लेनी पड़ता है, उसका लाइसेंस रिन्यू करना पड़ता है। काफी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफी दिक्कतें पड़ती है, काफी डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, तो वो सब अभी इसकी वजह से काफी आसानी हो जाएगा। ऑल राइट। लेकिन हर एक स्टेट का अलग अलग हमको काफी मैनेज करना पड़ता है। अभी वन नेशन वन लॉ के हिसाब से हमारा थोड़ा ये सरकारी चक्कर थोड़ा कम हो जाए। बिल्कुल, एक लाइसेंस होगा, जैसा कि मैंने अभी तक पढ़ पाया हूं, एक लाइसेंस होगा और शायद वो अप टू 5 इयर्स होगा। तो ये कम से कम स्टाफिंग को लेकर एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन होगा। वाकई में फॉर्मलाइजेशन की जिसकी बात सर कर रहे हैं, फॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बहुत जरूरी है, फास्टर डिप्लॉयमेंट बहुत जरूरी है। अगर हम 5 ट्रिलियन बनना चाहते हैं तो हमें वर्कफोर्स को ज्यादा से ज्यादा तेजी से एंगेज करना पड़ेगा अपनी इकोनॉमी में, और उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। बहरहाल, एक चीज जो विक्रम जी रह गई है वो यही है कि भाई 4 दिन का काम तो आप बोल रहे हैं, बट इसको कर पाएंगे क्या? हर किसी को लग रहा है कि अभी तो आप 5 डेज वीक कल्चर में ही इंडिया का वर्कफोर्स ढंग से ढल नहीं पाया है। आपको अभी 1 दिन की छुट्टी मिल जाए, खास तौर से सरकारी उसमें, और सरकारी में तो छोड़ भी दिया जाए, आपको अगर 1 दिन की भी छुट्टी मिल जाए, इंडियन जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो भी ऐसा माना जाता है कि बहुत बड़ी लग्जरी है। ऐसे में आप कह रहे हैं कि भाई आप 3 दिन की छुट्टी देंगे, तो लोगों को लग रहा है कि ये बहुत कागजी चीज है, ये प्रैक्टिकल में होने वाला है नहीं। करेक्ट दीपक जी, और हम लोग की पहले भी बात हो गई है ये टॉपिक पे। 4 डे वीक अभी लॉज में एक तो क्लियर नहीं है, क्योंकि जो प्रोविजंस है वो क्लियरली नहीं बोल रहे हैं कि डेली वर्किंग आवर्स को एक्सक्लूड कर सके। वीकली वर्किंग आवर्स तो ऑलरेडी है, लेकिन डेली वर्किंग आवर्स के भी प्रोविजंस है। तो ये 4 डे वर्क वीक कैसे होगा अभी श्योर नहीं है। लेकिन 12 आवर्स जो अभी 8 और 9 आवर्स पर डे है, वो आप 12 आवर्स कन्वर्ट करो तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। लेकिन एज अ कंसेप्ट इट इज वेरी एक्साइटिंग, और जो भी इसको यूज कर सके इफेक्टिव के लिए, क्योंकि अभी पूरा जो वर्किंग सिस्टम और कल्चर है, वर्क फ्रॉम होम और गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर, वो थोड़ा जो पहले फॉर्मल था वो थोड़ा अभी इनफॉर्मल हो रहा है, और हम लोग इनफॉर्मल सिस्टम को ये प्रमोट कर रहे हैं। तो
4 डे वर्क वीक जो पॉसिबल होगा आफ्टर लेबर कोड्स इफेक्टिव हो गए, तो सेवरल एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज के बीच में डिस्कशंस और अग्रीमेंट्स हो सकते हैं जिनसे ये इनका बेनिफिट ले सके। Absolutely. और लेबर कोड्स में ये सब ये सब छोटे छोटे जो कंसेप्ट है लेबर कोड्स में एकदम एम्प्लॉइज के लिए फोकस्ड किया है। एक तो एक वो स्किलिंग का है, जो अभी सुनील जी ने भी बोला कि एक फंड नया सेटअप होगा स्किलिंग का एम्प्लॉइज के लिए, और जब भी कोई टर्मिनेशन होगा तो थोड़ा रीस्किलिंग फंड में जाएगा थोड़ा पैसा, और गवर्नमेंट वो पैसा से स्किल डेवलप करेगी। इंडिया में टैलेंट है, लेकिन ये टैलेंट को कंटिन्यूसली स्किलिंग और रीस्किलिंग करना पड़ता है। वो डिजिटल रेवोल्यूशन, डिजिटल एरा में है, और वो टैलेंट को कंटिन्यूसली जो स्किलिंग कर सके वो गवर्नमेंट को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और प्राइवेट एम्प्लॉयज को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इससे इंडिया जो 25 इयर्स का विजन है वो अचीव कर सकेगी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपने सही कहा। अब तो 25 सालों के हमने टारगेट तय कर लिए हैं, ये बहुत होगा। जाते जाते एक बहुत ही अहम सवाल जो रह गया है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को लेकर है। अग्रवाल सर, जब आप लोग ये पॉलिसी बना रहे होंगे या आपके कलीग्स जब बना रहे हैं इसको, जब आप डॉक्यूमेंट कर रहे थे उस वक्त सर, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को लेकर तो हम बार बार बात करते हैं। अभी सरकार ने, इसमें कोई शक नहीं है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी फॉर्मलाइज करने में और उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की हैं। लोग रजिस्टर, करोड़ों लोगों ने रजिस्टर भी किया है, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा तबका अनऑर्गेनाइज सेक्टर में छूट गया है। शायद हम वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। उनको समाहित करने के लिए इसमें क्या प्रावधान है और क्या हम आशा कर सकते हैं? देखिए, हर देश की अपनी अपनी अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। हमारे प्रॉब्लम बोले या उसकी स्ट्रेंथ बोले, हम जिस अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दुनिया का सबसे बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि ये खराब सेक्टर है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई खराब चीज है। आइडिया शुड बी कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर हैं, क्या हम इनको 4 सुरक्षाएं दे सकते हैं। नंबर 1, वेज, कि क्या हम ये सुरक्षित कर सकते हैं या इस हम इंश्योर कर सकते हैं कि हर वर्कर, चाहे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्यों ना हो, उसको मिनिमम वेजेस मिले। नंबर 2, दे शुड बी कवर्ड अंडर सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क, सो दैट एवरीबडी, चाहे वो डोमेस्टिक हेल्प हो, चाहे वो गार्ड हो, चाहे ड्राइवर हो, दे शुड बी कवर्ड अंडर द सोशल सिक्योरिटी। एंड थर्ड, कि वेर एवर दे आर वर्किंग, चाहे वो ड्राइवर ही क्यों ना हो, चाहे घर पे क्यों ना हो, तो जो हजार्ड होते हैं वर्किंग एरियाज के, दो शुड बी मिनिमाइज्ड और दो शुड बी टेकन केयर ऑफ। एंड फाइनली, अगर कुछ डिस्प्यूट होती है तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म होना चाहिए जो सिंपल होना चाहिए, रादर देन कि कोई आदमी लॉयर को पकड़े और बड़ा महंगा खर्चा हो जाए। नो, इट शुड बी डन इन अ वेरी ट्रांसपेरेंट एंड अ वेरी एफिशिएंट मैनर, सो दैट विद इन 2, 3, 5 डेज और 1 वीक टाइम छोटे छोटे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स की प्रॉब्लम्स है उनको डिसॉल्व किया जा सके। दैट कैन बी डन, दैट इज बीइंग डन। लेकिन ये सोचना कि हम सारे अनऑर्गेनाइज को ऑर्गेनाइज कर देंगे, ना तो ये मेरे ख्याल से डिजायरेबल है और ना फिजिबल। और एक इसमें बड़ी अगर आप देखेंगे जी, बहुत सारे कंट्रीज खत्म हो गए ओनली बिकॉज दे डिड नॉट हैव द स्ट्रेंथ ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एंटर करना और उससे निकलना बहुत आसान होता है। कोई भी आदमी है, अगर उसको एंटर करना तो आसानी से एंटर कर जाता है, थोड़ी सी पूंजी के साथ एक अपना कुछ चालू करता है और 2-3 लोगों को जॉब दे देता है, and that becomes very easy to get employment। और बिल्कुल, और भारत जैसे देश की तो बैकबोन है ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स और इनको जो भी सोशल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी के दायरे में लाना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए सरकार तैयारी भी कर रही है। चलिए फिलहाल देखते हैं कि किस तरह का फीडबैक फाइनल जब ये हमारे सामने होंगे तब आता है इंडस्ट्री का, सरकार की ओर से, जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तरफ से। फिलहाल इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम श्योर बहुत सारा इस विश्लेषण से नए नए आयाम, नए नए परतें निकली होंगी और दर्शकों को लाभ हुआ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अग्रवाल सर, थैंक यू सो मच। विक्रम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील जी, आपने भी वक्त निकाला, थैंक यू सो मच।